हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट लीगल होते हैं एंड कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होते हैं। मींस कि हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट को लीगल मानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हम उन ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं एंड वो कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्सेबल होते हैं वो एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे लीगल होते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्ट होते हैं जो लॉफुल होते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंसिडरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिस चीज़ के लिए तुम्हें पैसा मिल रहा है वो तुम्हारा एक्ट, दिया हुआ एक्ट क्या लॉफुल है। जिस चीज़ के लिए तुम पैसे ले रहे हो और तुमने बदले में जो एक्ट करा है उस वो लॉफुल है या नहीं है, हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे। सेक्शन 10 बताता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट लीगल होते हैं, जैसे ड्रिंक और ड्रग्स, इनका वो करना वो है इलीगल है। सो हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। सेक्शन 10 के अंडर आता है। और सेक्शन 10 के अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं कि कौन कौन से लीगल है, और सेक्शन 23 बताता है कि कौन से कॉन्सिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट हमारे लीगल हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा अनलॉफुल हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा और इलीगल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं माना जाएगा। जैसे कोई पर्सन ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है और उसने किसी और को वो बेच रहा है तो वो इलीगल है। अगर सामने वाले ने पेमेंट नहीं की, उसने ड्रग्स बेचा, सामने वाले ने पेमेंट नहीं करी, तो वो उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता है। वो कोर्ट में नहीं जा सकता है कि उसने मुझे पेमेंट नहीं दी, मैंने उसको ड्रग्स बेचा था, क्योंकि वो अनलॉफुल चीज़ है। उसके खिलाफ कुछ कोर्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा तुमने ड्रग्स बेची क्यों थी, और उल्टा और उसके ऊपर केस लग जाएगा। सो हमें यही लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में पूरा चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे लीगल होते हैं, कौन से इलीगल होते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट लीगल होते हैं, कौन से इलीगल होते हैं। पहला है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है अगर लॉ उसको फॉरबिडन करता है, लॉ उसको नहीं मानता है, लॉ बोलता है कि ये एक्ट होना ही नहीं चाहिए हमारी कंट्री में, तो वो चीज़ हमारी इलीगल होती है। पनिशेबल बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री। क्रिमिनल लॉ बोलता है कि कंट्री में ऐसे एक्ट नहीं होने चाहिए, जैसे कि किसी को मारना, किसी को मारने के लिए पैसे देना, कैसे किसी को सुपारी देना, तो ये सब चीज़ें हमारे उसमें कोर्ट मना करती है। अगर जैसे एक एग्जांपल है, ए बी के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो सी को मारेंगे, जो बी का एनिमी है, सी इज़ द एनिमी ऑफ बी। और कितने में कंसिडरेशन होता है, ए कितने में मारेगा, 1 लाख में। ए मारेगा सी को 1 लाख में, किसके कहने पे, बी के कहने पे, क्योंकि बी सी का एनिमी है। और अगर ए सी को मार देता है पर बी उसको 1 लाख रुपए नहीं देता, तो ए कोई भी केस नहीं कर सकता है बी के खिलाफ कि उसको 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिले, क्योंकि ए ने सी को ऑलरेडी ही मार चुका है वो। तो कोर्ट बोलेगा तुम तो पहले से ही अपने हाथ मैले कर चुके हो, तो तुम क्यों इससे फिर वो बी से पैसे ले रहे हो। या तो पी भी पकड़ा जाएगा, ए भी पकड़ा जाएगा, तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएंगे। सो यही हमें क्रिमिनल लॉ बताता है कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जो लॉ के खिलाफ हो। उसके लिए कोई भी केस नहीं फाइल कर सकते हैं, उसके लिए स्यू नहीं कर सकते हैं अगर खुद के भी हाथ मैले हैं तो। और दूसरा पॉइंट है फॉर हैबिटेड बाय द स्पेशल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन। एग्रीमेंट फॉर परचेज सेल फॉर द स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स्ड बाय एसेंशियल कॉमोडिटी विद रिगार्ड कंट्रोल आर्टिकल आर इलीगल एंड हैंस वॉइड। जो हम सेल करते हैं और परचेज करते हैं मार्केट प्राइस से, अगर हम अबव बेचते हैं, अबव स्टैंडर्ड प्राइस, जैसे 20 रुपीज़ किलो हमारे आलू है, अगर हम उसको 50 रुपये में बेचते हैं, सो ये
कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स करा कि तुम 20 रुपीज़ में बेचोगे, 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लेना, कम ले सकते हो पर 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लेना लोगों से। तुम उसको 50 रुपीज़ में बेच रहे हो तो ये वॉइड है, हम उसको गवर्नमेंट नहीं मानेगी। सो यही हमें स्पेशल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन के अंडर पढ़ना है। ये दो हमने पढ़ लिए हैं कि जो जो लॉ में नहीं है, उस जो लॉ बोलता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए बट वो कोई इंसान कर देता वो एक्ट, तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। और फिर क्या है, इफ़ इट वुड डिफीट प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ, अगर वो कोई भी लॉ का प्रोविज़न को डिफीट करता है, इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है, तो वो अनलॉफुल हो जाएगा। मतलब वो डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बट इनडायरेक्ट उसका भी हाथ है। जैसे कोई पर्सन है, वो अपनी या तो अपने बेटे या बेटी का मैरिज करना चाहता है, चाइल्ड मैरिज कर रहा है, वो 18 साल से नीचे, अब तो 21 हो गया है, 21 ईयर से नीचे कर रहा है, तो 18 ईयर के नीचे कर रहा है, 14 ईयर की है समझो, और उसके लिए मनी लेंडर पैसे दे रहा है उसकी शादी कराने के लिए, बट उसमें मनी लेंडर भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि मनी लेंडर ने भी अपने हाथ मैले करे हैं, उसने भी क्यों साथ दिया उसका वो करने में। तो इसी वजह से अगर कोई इनडायरेक्टली भी लॉ को तोड़ता है तो वो भी उसके अंदर आ जाता है, वो भी इलीगल कहलाया जाएगा। अभी पढ़ते हैं, इट कवर दो सिचुएशन, इसमें वो सारी सिचुएशन आ जाती है जहाँ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन डायरेक्टली तो फॉरबिडन नहीं कर रहे लॉ को, बट इनडायरेक्टली उसकी वजह से लॉ वॉयलेट हो जा रहा है, लॉ टूट जा रहा है। जैसे कि चंद्र श्रीनिवासा राव वर्सेस कोरापति राजा रामा मोहन राव ने, मतलब एक चंद्र श्रीनिवासा राव अपनी बेटी का मैरिज करना चाहता था, माइनर की मैरिज करना चाहता था, उसने कोरापति राजा राम मोहन राव से कुछ लोन लिया, मनी लेंडर था, कुछ लोन लिया, बट चंद्र श्रीनिवासा था वो लोन नहीं चुका पाया, मनी लेंडर को लोन नहीं चुका पाया। अब मनी लेंडर उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने भी तो साथ दिया है ना माइनर मैरिज करने में, इसीलिए वो इनडायरेक्टली फॉरबिडन कर रहा है लॉ को, प्रोहिबिटेड कर रहा है। सो उसका भी वो भी स्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही लॉ तोड़ चुका है, वो इलीगल हो गया। इसीलिए लॉ कहता है कि अगर कोई इंसान इनडायरेक्टली भी लॉ को तोड़ रहा है, उसको फॉरबिडन कर रहा है, सो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा इलीगल हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारी इलीगल हो जाती है। सो इसमें यही है, इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, अगर ये फ्रॉडुलेंट है, किसी को फ्रॉड करने के मकसद से है, तो वो भी इलीगल है। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, वो किसी इंसान को पार्क में बुलाते हैं, कोई उससे टाइम पूछता है, कोई उससे एड्रेस पूछता है, उस इंसान से ऑफिस जा रहा होता है वो, कोई उससे कुछ पूछता है और उसके पैसे वो चोरी कर लेते हैं, और 3 होते वो 50,000 चोरी कर लेते हो उस इंसान से। एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3 पर्सन होते हैं, उसमें 2 तो थोड़े बड़े रहते हैं और एक रहता है छोटा। 2 को 20-20 हज़ार बोलते कि हम 20-20 हज़ार डिवाइड कर लेंगे उसके 50,000 में से, और एक को बोलते कि तुम 10,000 ले लो, वो थोड़ा छोटा रहता है, उसको बोलते तुम 10,000 रुपये ले लो। अब जो छोटा था उसको 10,000 रुपये मिले, अब वो कोई केस नहीं कर सकता कि तुमने 20-20 हज़ार ले लिए, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, वो तो खुद ही फंस जाएगा कि तुमने उसके पैसे क्यों चुराए। तो जो छोटा था, वो जो एक था, वो केस नहीं कर सकता है, वो 2 को 20-20 हज़ार रुपये मिल गए, पर वो जिसको 10,000 रुपये मिल गए वो कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने भी एक फ्रॉडुलेंट एक्ट करा है। इसमें यही बोलता है कि अगर कोई पर्सन दूसरों को डिफॉल्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी केस नहीं जाता, वो इलीगल है। और अगर कोई भी इंजरी पड़ती है, तीसरा है, ये 4th पॉइंट है, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड है कर लिया, एंड ये लास्ट है, अगर किसी भी एग्रीमेंट में किसी पर्सन को इंजरी पहुंचती है या चोट पहुंचती है तो देन वो हमारा वॉइड है। जैसे कि
ए बी के कहने पे सी को मार रहा है, तो सी को तो इंजरी पहुंच रही ना, उसको कितना ज़्यादा हार्म पहुंचेगा उसकी फैमिली को। सो वो भी हमारा फ्रॉडुलेंट एक्ट है। ऐसे एक्ट नहीं करने चाहिए किसी इंसान को जिससे हार्म पहुंचे। तो हमने लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का ये पहला पार्ट है, हमने इसमें सभी तरीके के केस कर लिए जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा इलीगल हो जाता है। और हमने पहले करा कि अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहे जो लॉ नहीं मानता, वो एक्ट हमें नहीं करने चाहिए। दूसरा पड़ा, अगर हम इनडायरेक्टली लॉ को वायलेट कर रहे हैं तब भी हम फंस जाएंगे। और तीसरा पड़ा कि अगर कोई एक्ट फ्रॉडलेंट कर रहे हैं तो उसमें भी वॉइड होता है। और फोर्थ कर रहे हैं, अगर किसी से इंजरी होती है, मतलब कोई इंजरी पहुंचती है किसी को, तो वो भी हमारा वॉइड एग्रीमेंट है। हमने लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में ये सारे कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, अगर कोई भी एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। और ये पार्ट 1 है, और भी वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।